नमस्कार श्रोताओं, आज की हमारी परिचर्चा का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला होती है और जब शिक्षा नीति में बदलाव होता है तो उसके प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ते हैं। वर्ष 2020 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत के शिक्षा ढांचे में व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर समग्र विकास, कौशल आधारित शिक्षण और भारतीय संस्कृति व मूल्यों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। इस परिचर्चा में हम जानेंगे कि यह नई नीति हमारे शिक्षा तंत्र को किस प्रकार बदलने जा रही है, विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के लिए इसके क्या मायने हैं और आने वाले समय में ये किस दिशा में हमें ले जाएगी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ व्याख्याता और शिक्षाविद डॉक्टर प्रशांत बिस्सा। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बजरंग सिंह राठौड़, पूर्व प्रोफेसर और वरिष्ठ शिक्षाविद। उनका साथ दे रहे हैं महारानी सुदर्शन राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस। नमस्कार साथियों, आज हम एक विशेष परिचर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर बजरंग सिंह जी राठौड़ साहब सेवानिवृत्त प्राचार्य, साथ ही प्रोफेसर नवदीप सिंह जी बैंस साहब हैं जो कि महारानी सुदर्शना महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। प्रोफेसर बजरंग सिंह जी बहुत लंबे समय से 40 साल से लगभग शिक्षा से जुड़े हुए लोक प्रशासन के व्याख्याता रहे और बाद में प्रोफेसर रहे। इनका शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग और योजनाओं में एक बड़ा नाम रहा है। इसी प्रकार प्रोफेसर नवदीप सिंह बैंस वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, साथ में कई छात्रों का शोध कार्य और कई शैक्षिक नीतियों पे इनका काम रहा है। आज हमारा जो परिचर्चा का विषय है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या ये कहें नई शिक्षा नीति 2020, दोनों ही में ऐसा देखा गया है कि भारत की आजादी के बाद लगातार ये शिक्षा नीतियां बनती रही है। पहले 1968 में, फिर 86 में और अब 2020 में। आजादी से पूर्व में भी भारत, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार के लिए जाना जाता था, और आप आजादी के बाद भी ऐसा देखा गया कि विश्व में अपनी एक विकसित राष्ट्र के रूप में छवि बनाने के लिए शिक्षा का बड़ा रोल रहा है। और इसी शिक्षा के रोल को देखते हुए समय समय पर तत्कालीन जो सरकारें रही है वो शिक्षा पे अनवरत प्रयोग और काम करते रहे। उसी के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये एक बड़ा शिक्षा का बदलाव किया है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। पुरानी कई चीजें जो बदलाव की जानी थी, जिनके लिए 1992 में कई सुझाव भी आए, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सके, उन सभी कमियों को दूर करते हुए इस शिक्षा नीति को तैयार किया है, जिसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो हम आज हमारे सामने विराजे शिक्षाविदों से इस पे राय करेंगे। और मैं ये जानता हूं कि आज परिचर्चा सुनने वाले सभी लोगों को नई शिक्षा नीति की कई ऐसे पहलुओं का ध्यान आएगा जो आज तक नहीं सुना है। मैं परिचय के लिए पहले प्रोफेसर नवदीप सिंह बैंस साहब से अनुरोध करूंगा, शिक्षा नीति पे दो शब्द पहले कहें, फिर हम इस पे चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रशांत जी। आपने जो अभी NEP के बारे में, 2020 के बारे में जो बात चर्चा शुरू की, वास्तव में ये एक बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा एक बदलाव आहूत किया गया है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि भाई बहता पानी निर्मला, एक जो वही पानी निर्मल होता है जो लगातार बदलता है, या वही चीज ज्यादा सक्सेसफुल होती है जिसमें लगातार बदलाव होते रहे। और नई शिक्षा नीति में ये बदलाव तो करीबन 34 वर्ष बाद हुए हैं। 1986 के बाद में जो दूसरी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था, उसके बाद तीसरा ये हुआ है। ये आवश्यक भी था, क्योंकि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों का या विद्यार्थियों का, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। वो विकास उस नीति से थोड़ा वो लीक से हट गया था, कुल मिलाकर मेरा तो ये कहना है, क्योंकि वो उसको हम जो है हम उसको रोजगार से हम नहीं जोड़ सक रहे थे, या उसके अंदर हम बच्चों में वो संस्कार डेवलप नहीं कर रहे थे, कर पा रहे थे जो होने चाहिए। तो इस नई शिक्षा नीति के अंदर जिस तरह से हमारे को सरकार ने एक तरह से यूं समझो कि नई आने वाली जनरेशन को एक तोहफा दिया है, और ये वास्तव में अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही ढंग से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें तो वास्तव में इससे एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में, हमारे विद्यार्थियों में देखने को मिलेगा। अनुरोध करूंगा बजरंग सिंह जी से कि वो अपना परिचय के साथ ही इस विषय को थोड़ा सा समझाएं। धन्यवाद प्रशांत जी। मैं पिछले 40 वर्षों से उच्च शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ रहा। जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रश्न है, देखिए ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली जो शिक्षा नीति थी वो 68 के अंदर आई, दूसरी 86 के अंदर आई, उसके अंदर आंशिक परिवर्तन हमने 92 के अंदर किया, और वर्तमान में ये जो 2020 की शिक्षा नीति है, इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन आए
लाए गए हैं, जिनके अंदर हमने कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं और कुछ हमारा वैल्यू सिस्टम जो हमारा है, जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, उनकी हम किस प्रकार से इन बच्चों के माध्यम से समाज के अंदर पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इसका प्रयास भी हमने उस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने किया है। तो अगर हम ये कहें कि चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, या हमारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा पद्धति हो, उसमें एक रूपांतरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का प्रयास हमारी इस नई शिक्षा नीति के अंदर किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे हमारी जो पहले 10+2 की जो सिस्टम था हमारा, उसको अभी इन्होंने 5+3+3+4 के अंदर विभाजित किया है। और इसके माध्यम से जो एक छोटी उम्र के अंदर बच्चों के अंदर स्कूल्स के अंदर विद्यालयों में जाने के को लेकर के एक संकोच होता था, तो उसको मिटाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि एक 3 वर्ष का बच्चा जब स्कूल्स के अंदर जाए तो उसको इस प्रकार का क्यूरिकुलम पढ़ाया जाए जहां पर उस पर किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव नहीं हो और वो खेल खेल के अंदर शिक्षा जो है वो ग्रहण करे। और इसीलिए 3 वर्षीय बच्चे को जब स्कूल्स के अंदर उसका दाखिला करवाया जाता है तो 3 वर्ष तक वो केवल खेलता है, इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं करता। देन उसके बाद में प्रथम और द्वितीय जो कक्षा है वहां भी उसका किसी प्रकार का कोई उसकी परीक्षा वगैरह आयोजित नहीं की जाती। जब वो प्राइमरी श्रेणी के अंदर आ जाता है तो वहाँ उसकी सारी की सारी शिक्षा जो है, तो फाउंडेशन जो है हमारा उसका 8 साल तक का हो गया। देन उसके बाद में 8 वर्ष से 11 वर्ष तक जो है उसका प्राइमरी का जो लेवल है वहाँ पर वो अपनी मातृभाषा के अंदर जो भी उसकी लोकल डायलेक्ट है उसके अंदर वो शिक्षा ग्रहण करता है। यहाँ उस पर किसी प्रकार की अंग्रेजी की कोई बाध्यता नहीं होती। और उसके बाद में जब वो 6 से लेकर के 8 तक की जो एजुकेशन है वहाँ पर वो एक जो भी लैंग्वेज है हमारी, आपने देखा होगा हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं, उनमें किसी एक भाषा को पढ़ सकता है। और अंग्रेजी को बाद में उन्होंने एक फॉरेन लैंग्वेज को 9वीं से लेकर के 12वीं तक किया। इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये आया कि 6th ऑनवर्ड्स हमने वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया। दूसरा जो हमने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो मातृभाषा के अंदर पढ़ाई करें, और मातृभाषा के अंदर जब पढ़ाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी एक समझ जो है वो एक मौलिक समझ जो है उनकी विकसित होगी। तो हम ये कहें कि जो लॉर्ड मैकाले का जो सिस्टम था जिसके माध्यम से जो हमारी 1835 के जो अंग्रेजी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने जो अंग्रेजी को अनिवार्य किया था, वो कहीं न कहीं अब इस शिक्षा नीति के अंदर जो है अंग्रेजी को ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा है और हमारे छात्रों को हम भारतीय मूल्य परंपरा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो था हमारा, जो ब्रिटिशर्स के समय आपने देखा होगा कि जब 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ये एक्ट लेकर के आए थे तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हमारा जो शिक्षण का माध्यम हो वो अंग्रेजी हो और ग्रंथ जो पढ़ाए जाएं वहाँ के ग्रंथ ही पढ़ाए जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ हमारे उस समय संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज थी या अरेबिक लैंग्वेज थी, उसके माध्यम से हमारी पढ़ाई होती थी। परंतु ब्रिटिशर्स ने और लॉर्ड मैकाले ने कहा कि जो भारतीय जो ज्ञान है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, और उन्होंने चाहे वो फिलॉसफी हो चाहे साइंस हो या दूसरे विषय हो उनकी शिक्षा ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से देना प्रारंभ किया। तो वर्तमान में इस शिक्षा नीति के अंदर जो भारतीय नॉलेज सिस्टम की जो बात की गई, मैं कहता हूँ ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और चूंकि हमारे युवा जो हैं उनकी संख्या 65% युवा हैं और युवाओं के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो उनके कौशल को लेकर के है, तो इस शिक्षा नीति के अंदर कौशल विकास की बात जो है वो बहुत की गई है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा इसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि के बारे में आपने बताया, शिक्षा नीति किस तरह से अपने बदलाव लेती रही है और ये बदलाव जो है आज के समय को देखते हुए बहुत आवश्यक भी है। और इसमें इस शिक्षा नीति की जो सबसे जो खूबसूरती है वो ये है कि इसके जो 5 इन्होंने जो स्तंभ बनाए गए हैं या पिलर्स हैं जिसके आधार पर ये पूरी शिक्षा नीति कार्य करती है। जैसे एक्सेसिबिलिटी है, दूसरा आप इसको कह सकते हो कि इक्वलिटी है कि भाई सबको समानता के अधिकार के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए, तीसरा क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है कि अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि
हम वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और वो किस तरह से उसकी हम जिम्मेवारी तय कर सकते हैं। तो ये चीजें जैसे एक्सेसिबिलिटी है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ कि इसमें कौशल विकास जैसे आपने बात की, तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं या विद्यार्थी ऐसे स्थानों के, दुर्गम स्थानों के जो विद्यार्थी हैं जो इस शिक्षा से वंचित ना हो, उसके लिए जो प्रयास हैं वो इस शिक्षा नीति के अंदर पूरे रखे गए हैं कि कैसे हम, और उसके अंदर ये आजकल जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, डिजिटलीकरण जो हो रहा है, वो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजिटल माध्यम ऐसे हैं कि उनसे हम उन एरियाज तक को भी टच कर सकते हैं जहाँ के बच्चे किसी वजह से शहरी क्षेत्रों में या अपने नज़दीकी कस्बों में जाने में सक्षम नहीं है। तो ये सोच जो है ये भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूसरी बात इक्वलिटी की है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है, सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें वंचित तबके हैं जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है या पिछड़ा वर्ग है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इनको सबको शिक्षा का समानता का अधिकार है और क्वालिटी की शिक्षा का अधिकार है कि उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो क्वालिटी की एजुकेशन उसमें होनी चाहिए और ये अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब इसके अनुसार ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि शिक्षा कोई मान लो छात्र आपका लेना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, वो डिजर्विंग है या वो पात्र है, लेकिन वो किसी वजह से, आर्थिक आधार की वजह से या किसी और पारिवारिक कारणों से उसको वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो वो उसमें ये शिक्षा उसको प्राप्त करना बाधा नहीं हो। तो ये उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी तो तय है ही। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है कि शिक्षा से हम किस तरह का समाज तैयार कर रहे हैं, कैसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि देखो ये विद्यार्थी यही आने वाले समाज के कर्णधार हैं। तो जैसा हम अपने विद्यार्थियों को या हमारे स्टूडेंट्स को हम तैयार करेंगे वैसे ही हम समाज का निर्माण करेंगे। तो ये शिक्षा नीति के कुछ जो 5 जो महत्वपूर्ण स्तंभ है ये वास्तव में बहुत ही सोचने वाले विषय हैं और इस पर हमें काम करना चाहिए। देखिए सरकार की कोई भी नीति, कोई भी सरकार की कार्यप्रणाली है वो जनहित की होती है और कल्याणकारी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए या उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जाए। उस बात पर कोई भी नीति जो है उसका सफल होना और असफल होना उसी पर निर्भर करता है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए, हम शिक्षाविद हैं, जो ये नई शिक्षा नीति के जो मुख्य उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हम किस लेवल पर और किस प्रकार कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे विचार सामने आए उसमें बहुत महत्वपूर्ण विचार, एक तो मैकाले के आधार पर अंग्रेजी माध्यम का बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं है या किसी भाषा विशेष का बाध्यता नहीं है। साथ ही सर ने जैसे बताया कि समानता का अधिकार और सभी को शिक्षा मिले, ये सारी समस्याएं जो पुरानी शिक्षा नीतियों में थी उसको कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में बनाया गया। और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि कौशल आधारित शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट आधारित शिक्षा या ऐसी शिक्षा जिसमें सभी को एक साथ एक समान शिक्षा मिल सके, ऐसी नई शिक्षा नीति बनाई है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूली शिक्षा और महाविद्यालयी शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा में जो आपस का कोऑर्डिनेशन है, जो नीचे से ऊपर तक एक शिक्षा का स्रोत बने, उसमें हमारी नई शिक्षा नीति का क्या महत्वपूर्ण पद है या क्या महत्वपूर्ण रोल रहेगा, इस पे मैं सोचता हूं कि शिक्षाविद अपना विचार करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे स्कूल शिक्षा में कक्षा 6 से वो एक तरह की डिजिटल और कोडिंग सिस्टम बता रहे हैं, भाषा में अलग अलग भाषाओं पे बात करने लगेंगे या उनको कुछ ऐसे कौशल सिखाने लगेंगे जो बच्चा अपने आगे जाके आत्मनिर्भर बन सके। ये महत्वपूर्ण पॉइंट इस शिक्षा नीति में। क्या इस शिक्षा नीति से उन्हीं आधार पर उस बच्चे को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा भी मिलेगी और उस शिक्षा में आपका क्या विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे? बजरंग सिंह जी। प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसके तहत न केवल ये रूपांतरण की प्रक्रिया स्कूल एजुकेशन के अंदर हुई, बल्कि महाविद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया गया। और हमारा जो 21वीं जो सदी के साथ में जुड़ करके हमने देखा कि हम वैश्विक दृश्य को देखते हुए हमारे शिक्षा नीति में हम किस प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपने एक तो ये देखा होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट के अंदर, जैसे पहले हमारे यहाँ कई क्लास बनी हुई थी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अब नई शिक्षा नीति के अंदर जो है इसको बिल्कुल हमने हटा दिया है और हमने एक अंतर विषयक अप्रोच को हमने बढ़ावा दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को कहा गया। अब कोई भी छात्र जो है किसी भी संकाय का कोई भी विषय का चुनाव कर सकता है। तो अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की बात जो है वो नहीं रह गई। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया, वो यह है कि अब जो कॉलेज की जो शिक्षा होगी उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। जो बच्चा केवल प्रथम वर्ष करके
और अगर बाहर चला जाता है किन्हीं कारणों से, और आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई बार बच्चे रोजगार के लिए चले जाते हैं, हमारी बच्चियां हैं उनकी मैरिजेस वगैरह हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो अध्ययन बीच में ही छोड़ देती है। तो ऐसी स्थिति में ये नई शिक्षा नीति में ये सुनिश्चित किया गया है कि पहला वर्ष यदि वो कंप्लीट कर लेता है तो वहाँ उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए। यदि कोई बच्चा 2 वर्ष के बाद में अध्ययन को जारी नहीं रख पाता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाए। 3 वर्ष अगर उसने पूरे कर लिए हैं तो उसको हम डिग्री प्रदान करें, और यदि वो चौथे वर्ष में भी अगर कंटिन्यू करता है तो उसके अंदर उसको शोध की डिग्री जो है, रिसर्च की डिग्री हम प्रदान करें। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो एक बदलाव आया है वो ये आया है कि यदि आपने किसी भी लेवल पे छोड़ा है महाविद्यालय या कॉलेज, तो ऐसी स्थिति में वो क्रेडिट आपकी हमेशा बनी रहेगी, और आप कितने भी अंतराल के बाद में जब आप पुनः वापस अध्ययन अपना नियमित जारी रखना चाहेंगे, उस दिन आपको उसी जगह से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपने 1 वर्ष बाद छोड़ा तो अब आप डिप्लोमा पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला। ऐसे ही अब जो ग्रेजुएशन करने के बाद में जब अगर आप कोई भी बच्चा पीजी करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में यदि आपने 4 वर्षीय डिग्री कोर्स किया है तो वो बच्चा पीजी करने के लिए केवल 1 वर्ष के अध्ययन की उसको आवश्यकता पड़ेगी, और जिन बच्चों ने डिग्री की है वो बच्चे अगर वो पीजी करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको 2 वर्षीय पीजी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एमफिल की जो पहले शिक्षण की जो व्यवस्था थी, 1 वर्षीय एमफिल का कोर्स था, उसको इस नवीन शिक्षा नीति में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर डिसकंटिन्यू जो है वो कर दिया गया है। जहां तक परिवर्तन का सवाल है तो इसमें देखिए बहुत से ऐसे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जो पहली बार हुआ है। ऐसे ही हमारे आपने देखा होगा एक सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया भी इस शिक्षा नीति के अंदर एक भाग बनी, और जो पहले हम एक वर्षीय जो परीक्षाओं का आयोजन किया करते थे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के अंदर, वो आपने देखा होगा हमारा सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो है वो परिवर्तन हो गया। अभी हम बच्चों के जो मार्क्स वगैरह जो दे रहे हैं उसको हमने ग्रेड के अंदर परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से आपने देखा कि हमारे यहाँ एक ABC के नाम से जो एक क्रेडिट का जो स्कोर है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपका कंटिन्यू करे, और वर्तमान में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वयं पोर्टल के माध्यम से, मॉक कोर्सेज के माध्यम से बच्चों को इस प्रकार की व्यवस्था दी गई कि वो उन पोर्टल्स पे जाकर के पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं और वहाँ की जो भी क्रेडिट होती है वो अपने कोर्स के अंदर जो है जुड़वा सकते हैं। सर, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि इसमें कोई भी बच्चा किसी भी स्तर पर, चाहे अपने ग्रेजुएशन के दौरान या पीजी के दौरान, अगर वह बीच में कोई कारणवश नहीं करता है तो वह उसको पूरा करने का दूसरे कई साधन बता दिए जाते हैं। और इसके भी साथ आपने एक क्रेडिट बैंक का जो बताया, ये भी मेरे को लगता है विश्व स्तर की जो शिक्षा है उसका ही एक भाग होगा कि विश्व में कई देशों में शायद इस तरह की शिक्षा पद्धति थी जहाँ क्रेडिट बैंक का साधन था। आज हम हिंदुस्तान में बच्चों को क्रेडिट बैंक के माध्यम से किसी भी अन्य कौशल किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप से या किसी से जोड़ के उसके क्रेडिट को भी अपने एकेडमिक में ऐड करवा सकते हैं और उसकी भी वैल्यूएशन होती है। ये जो सिस्टम लगा है आते हुए कई सालों बाद, ऐसा लगता है कि हर जो यहाँ का नागरिक जो शिक्षा के लिए तत्पर है उसको शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा काम भी मिलेगा और रोजगार के लिए भी उसको साधन मिल जाएंगे। उसी क्रेडिट के आधार पर सरकारी संस्थाएं वो उनको उसमें प्लस करेगी। मैं आगे नवदीप सिंह जी से बात करूंगा कि ये जो क्रेडिट सिस्टम से हम यूजी से पीजी में जाते हैं तो क्या बच्चे को वहां भी पीजी क्लास में भी अपने विषय को परिवर्तन करना या किसी प्रोफेशनल विषय को नए सिरे से पीजी में लेने की स्वतंत्रता इस नई शिक्षा नीति में है? इस पे विचार करना चाहूंगा मैं। हाँ, देखिए अभी इस प्रशांत, इसमें जो नई शिक्षा नीति के अंदर जो चल रहा है ये प्रोफेशनलिज्म की ओर हम जा रहे हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये यूजी पीजी दोनों उसमें है। दूसरा, अभी जैसे हमने लेटेस्ट ही आपने अगर देखा होगा तो हमने आज ही नए कोर्सेज हमने राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार AEDP एक जो है उसके तहत हमने 2 नए कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। AEDP का मतलब जैसे आपके अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम है, उसमें हम 2 नए कोर्सेज हम MS कॉलेज में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके एक तो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है जो होम साइंस से संबंधित है, और दूसरा
VFSI है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस सेक्टर और प्रोग्राम है, इसका सिलेबस जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी से इसका सिलेबस तैयार हो चुका है। तो ये 2 प्रोग्राम हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, 8 तारीख तक हमने उसकी एडमिशन की है। तो ये एक्चुअल में कौशल विकास से संबंधित है कि बच्चा सिर्फ एक बेसिक शिक्षा ही नहीं ले, वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ भी जाए, रोजगार से जुड़ी एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा वो पढ़ करके निकले तो वो एक हुनर लेकर के निकले, जिससे उसको रोजगार लेने में या अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने में उसको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। सर, मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट, ये इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको विश्व स्तर पर बहुत सराहना मिलती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बच्चों का जब हम मल्टीपल एग्जिट और एंट्री में लाएंगे तो उन बच्चों में एक अलग तरह का विकास होगा कि एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर इकोनॉमिक्स में अपने आप को सुलभ चाहता है तो वो वहां भी पढ़ाई कर सकता है, कोई जियोग्राफी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। क्या इससे मल्टीडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट बच्चों का सामने आएगा? इस पे मैं सोचता हूँ बजरंग सिंह जी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। सन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो अपनाई गई है इस पॉलिसी के अंदर, वो ये कहती है कि अब आप विषय या संकाय से जुड़े हुए नहीं हैं, अब आप कोई भी अपनी इच्छा का किसी भी विषय का चयन आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब विषय की बाध्यता समाप्त कर दी तो अब इस शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे पास आउट होकर के निकलेंगे वहाँ कला, कॉमर्स या विज्ञान की बात नहीं होगी, वो ग्रेजुएट कहलाएंगे बच्चे, ग्रेजुएट डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट डिग्री। तो अब दूसरा, कई बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि वो मैथमेटिक्स के साथ में फिलॉसफी पढ़ना चाहता है, या मैथमेटिक्स के साथ में म्यूजिक पढ़ना चाहता है, या मैथमेटिक्स के साथ में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहता है। और आपने अगर यूपीएससी परीक्षाओं के दौरान भी अगर आपने देखा हो तो आपने देखा जो IITian जो हमारे बच्चे हैं वो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषय देकर के जब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर आने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं, और बहुत से IITian। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिन लोगों ने गहनता पूर्वक पॉलिसी पर विचार करके तो एक महत्वपूर्ण उस चीज को उन्होंने छुआ है कि हम मल्टी डिसिप्लिन की। दूसरी चीज देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम हमारे युवाओं को जड़ों से नहीं जोड़ेंगे और हमारे जो वैल्यूज हैं, भारतीय जो वैल्यूज हैं, भारतीय हमारा ज्ञान है, भारतीय हमारी परंपरा है, उसके साथ जब तक हम बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम उनके अंदर वो एक राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो पैदा नहीं कर पाएंगे। और इस शिक्षा नीति के अंदर जो IKS की जो बात की गई है वो इसीलिए बात की गई कि हम हमारे युवाओं को हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण जो थाती रही, आप ऋग्वेद की बात करें या आप आयुर्वेद की बात करें या आप वास्तुशास्त्र की बात करें, तो बहुत से ऐसे हमारी ज्ञान परंपरा, भारत की तो ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध रही है। हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो हम हमारी चरक संहिता है आयुर्वेदा के अंदर हमें मिली। जब तक हम हमारे युवाओं को नहीं बताएंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो अरविंदो ने कहा है कि जो समाज, जो व्यक्ति, जो बच्चे अपनी जड़ों से अगर कट जाते हैं तो आप सब कुछ खो देते। तो ऐसी स्थिति में हमारे युवाओं को जड़ों के साथ में जोड़ना है, और इसकी स्थापना जब ही होगी जब हम हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान की कुछ शिक्षण पद्धतियां डेवलप करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इस शिक्षा नीति का एक भाग है कि हमारी जो पेडागोजी है कि हम किस प्रकार से शिक्षण देने की व्यवस्था करें। तो ऐसी स्थिति में संरचनात्मक परिवर्तन भी करने होंगे और आपको शिक्षा के अंदर रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये नवीन शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है 30:1 होना चाहिए, एक शिक्षक पर 30 छात्र। आपके आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है इस नई शिक्षा नीति में, और उसके आधार पर भारत में शिक्षा का विकास संभव हुआ है क्योंकि हमने इस नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बहुत बड़ा महत्व दिया है। मैं आपकी बातों से ये समझ पाया हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अपनी पूरी शिक्षा की टीम इस आधार पर तैयार की कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा को भी जोड़े। साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रखा कि हमने विश्व की महत्वपूर्ण
उन विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित किया है कि वो हमारे भारत में आकर अलग अलग जगह अपने सेंटर स्थापित करें और वहाँ हमारे भारतीय बच्चों को वो अपनी सिस्टम से शिक्षा पद्धति को साथ में जोड़े। तो हमने करीब करीब 600 विश्व की महान विश्वविद्यालयों को और बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट को इंडिया में आमंत्रित किया है। तो क्या इसका प्रभाव हमारे को ग्लोबलाइजेशन के रूप में विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में और 2030 तक हमारे टारगेट पूरे करने में, क्या ये ग्लोबलाइजेशन में हमारे को महत्व देंगे? प्रशांत जी, 21वीं सदी के जो हमारे प्रयास हैं उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और जब तक हमारे छात्र वैश्विक परिदृश्य से परिचित नहीं होंगे, जब तक आप अकेले यहाँ विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और चूंकि वैश्विक लेवल पर बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी उनसे रूबरू होना पड़ेगा, जब ही जाकर के हम एक समावेशी विकास की कल्पना जो है हम कर पाएंगे। यही बात मैं प्रोफेसर नवदीप सिंह जी से करना चाहूंगा, क्योंकि वनस्पति शास्त्र में कई शोध और कई ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। क्या भारत में उन विश्वविद्यालयों का या उन इंस्टीट्यूट का आने से यहाँ के बच्चों का कई विज्ञान के विषयों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उनके विकास के लिए और भारत के विकास के लिए भी? हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, ये देखिए वनस्पति शास्त्र के बारे में तो मैं आपको ये बताऊंगा, हमारा जितना भी आयुर्वेद है, जितनी भी आयुर्वेद पद्धति है, वो हमारे सारे वनस्पति विज्ञान से ही जुड़ी हुई हैं। और हम वास्तव में इस आयुर्वेद के मामले में या वनस्पति विज्ञान के मामले में और दुनिया से बहुत ज्यादा समृद्ध है और श्रेष्ठ है। आज भी हमारे यहाँ हम उस ट्रेडिशनल तरीके से यदि हम अपना इलाज करवाते हैं, लेते हैं काफी हद तक। इस तरह का अगर ज्ञान ग्लोबलाइजेशन लेवल पर अगर अपने देखें तो निसंदेह इसका तो लाभ बहुत मिलेगा। और दूसरी एक शिक्षा नीति के बारे में मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहा था कि जैसे मैं अक्सर कॉलेज में हमारे महसूस करता हूँ कि एक GER होता है, GER का मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो अभी बहुत कम है। और 2030 तक अभी वो उसको 2030 तक 100% लाने का टारगेट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो वो अभी तक 50% 30 से 50% के बीच में ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट्स, जैसे स्कूलों में ड्रॉप आउट्स होता है, तो ये इस चीज को इस एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया, ये एक बहुत अच्छा इसका पहलू है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 सिस्टम जो लागू किया है, उसका जो प्रभाव है, क्या ये ड्रॉप आउट को कहीं कम करेगा या हम 2030 तक इस पूरे टारगेट को फिल करेंगे इस पद्धति से? दूसरा, ये 2020 में जब ये पद्धति लगी थी शिक्षा नीति और आज 2025 है, तो 2025 तक जो हमारा टारगेट था, क्या नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम उस टारगेट पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो अब और क्या ऐसे हमारे को साधन अपनाने होंगे जिससे ये हम 25 तक का टारगेट पूरा कर सके? तो ये इसके लिए देखो प्रयास हम सबको मिलकर करने चाहिए। सरकारें नीति बनाती हैं, निर्देशन बनाती हैं, इनको फॉलो हम लोगों को करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। और ये तभी संभव होगा। ये देखो केवल एक व्यक्ति का या एक संस्था का ये काम नहीं है, हम सभी को समग्र रूप से इसमें, जिसको होलिस्टिक लेवल पर हम इसको करें, तो वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर के ये आई है वो उसको हम सफल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, तभी हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को सक्सेसफुल रूप से 2030 तक हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। तो आज की इस परिचर्चा का एक बहुत अच्छा निकल के आया है कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो भारत का एक आगे बहुत सुदृढ़ भविष्य बनाने के लिए है और शिक्षा के क्षेत्र में हम आते हुए 15-20 सालों में एक ऐसा विश्व में शिक्षित देशों के रूप में हमारा नाम रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के जितने भी घटक है वो सारे एक ऐसी सुलभ शिक्षा देने को तैयार है जो हर ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल, सभी में समान शिक्षा देने के लिए बनी है। और इससे हर पढ़ने वाला बच्चा आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी रोजगार से जुड़ेगा और अपना खुद का भविष्य बनाएगा। इससे न केवल उसका समाज का बल्कि पूरे देश का विकास होगा। नई शिक्षा नीति बनाने वाले सभी शिक्षाविदों को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और इस शिक्षा नीति का हर भारतीय को फायदा मिले ऐसी कामना करता हूँ। अभी आपने सुनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष परिचर्चा। कार्यक्रम की प्रस्तुति सहायक थी बरखा थानवी व्यास, प्रस्तुति थी केशम कविता देवी की और संयोजन था मीनाक्षी मलिक का।